हेलो साथियों, कैसे हैं। सुजान एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज थी, इसके अंदर हम लोग ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे, जहाँ जो है करीब करीब हमने डिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब डिफ्रैक्शन से आगे यानी कि डिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में एंड में करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिफ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल आता है, स्पेशली जो फोन यहाँ पर जो वाला जो हमारा पैटर्न है उसके ऊपर या उस क्लास के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ऐसा न्यूमेरिकल होता है जो हम अक्सर जो है उसको छोड़ देते हैं, और एक न्यूमेरिकल आता है ऐसा, है ना। तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उस न्यूमेरिकल को, मैक्सिमम क्या मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर मैंने भी एग्जाम इससे पहले फर्स्ट ग्रेड का दिया तो मैं भी छोड़ के आया था उस क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि है बड़ा ईजी, क्योंकि उस टाइम तक जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते तो हमारे पास मैटर इतना सारा हो जाता है कि हम मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वो टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन 100% आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ना तो जब हम यूजी कर रहे होते हैं तब इनको इतना सीरियसली लेते हैं, हम यही करते हैं 5 ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल उसको रट लेते हैं, देन वो लिख के आ जाते हैं, वहाँ पे जो भी इसका डेरिवेशन होता है। हम इस पर न्यूमेरिकल करने के आदी नहीं है, हमारे उसको टेंडेंसी नहीं है न्यूमेरिकल करने की, इससे थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं कैसा अजीब सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है। आप अगर मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको बड़ी वो लगती है कि यार ये तो बहुत इजी है, उसका न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। लेकिन उसका न्यूमेरिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको सीधे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से इतने आदी इतना पढ़ते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं इतना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में जब पढ़ते हैं तब, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं तो कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। वो हार्ड न्यूमेरिकल होता है। और ऑप्टिक्स वगैरह क्या है, आप इस पर कम ध्यान देते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल भी इस पर क्या आता है, बड़ा ईजी सा न्यूमेरिकल देते हैं, और वो भी हमसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो चीज़ जहाँ से इजी न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर जाओगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसमें से जो थोड़ा डिफिकल्ट सा बनाएंगे तो वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें कोई ना कोई आप प्रॉब्लम हो ही जाएगी, आपके एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ऑप्टिक्स वाला आपको फॉर्मूला याद है और आपने थोड़ा सा भी 1-2 बार न्यूमेरिकल किया है तो आप 100% ये न्यूमेरिकल कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले मैं जो है रिजोल्यूशन पावर जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। और उसके बाद में फिर हम जो है जो अपना टेलीस्कोप हो गया और माइक्रोस्कोप हो गया, ग्रेटिंग हो गया और प्रिज्म, ये चार जो है इन चारों के लिए रेजोल्यूशन पावर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। देन उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और ये हमारा जो है डिफ्रैक्शन वाला और ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है पोलराइजेशन पे जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो रहेगा वो पोलराइजेशन पे रहेगा, तो बात की बात है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो ये रेजोल्यूशन पावर वाला है उस पर क्या क्या हमारे कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग। बुक्स में तो और भी जो है कोर्स में है चीज़ें बहुत सारी, लेकिन हम लोग उस पर मेन आपके एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर हम लोग जाएंगे ना। चलिए, तो ये आ गया अपने पास सबसे पहले रिजोल्यूशन, है ना। तो रिजोल्यूशन पावर टॉपिक है हमारा, रिजोल्यूशन पावर। पहले इसको समझिए कि मतलब क्या है रिजोल्यूशन, है ना। ये समझ जाओगे ना तो देन उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अच्छा, रिजोल्विंग है, रिजोल्यूशन नहीं, रिजोल्विंग पावर, सॉरी, रिजोल्यूशन तो दूसरा हो गया, हम लेते हैं रिजोल्विंग पावर, है ना। तो रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन तो क्या हो गया, जैसे हम कोई रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है ना। तो रिजोल्विंग पावर का हिंदी में अगर देखेंगे तो उसको बोलेंगे विभेदन क्षमता। तो क्या बोलेंगे? विभेदन क्षमता। अब सबसे पहले आप इसको देखिए, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं उससे लेके हुए चलते हैं, फिर उसको अपन जो है थ्योरेटिकली कैसे पढ़ेंगे उसकी बात हम करेंगे और फॉर्मूले के साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप रोज़ देखते होंगे, क्या देखते हैं? जब आप मान लीजिए रोड के किनारे खड़े हैं, नाइट की बात मैं कर रहा हूँ, नाइट के अंदर जब रोड के किनारे खड़े हैं और उस तरह से मान लीजिए कोई बस आ रही हो सामने से, है ना, और बस आ रही है, तो जब आप दूर से बस को देखते हैं तो क्या होता है, जो उसकी दोनों हेडलाइट है वो आपको एक ही दिखती है। जैसे जैसे बस आपके पास आती है तो हेडलाइट क्या होंगी, थोड़ी दूर दिखते आपको यहाँ पे आओगे तो दोनों जस्ट पास में दिखेंगे, और फिर और पास आएंगे तो दोनों लाइट आपको दूर दूर दिखेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आँख है उसकी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पावर है, यानी कि दो जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जहाँ से कि लाइट आ रही है वो उनको डिफरेंस करने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस है ना। उस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर आप जाते हो तो उसके बाद में वो जो है आपकी आँख जो है वो क्या करती है, उन दोनों जो सोर्स हैं उन सोर्स के बीच में क्या नहीं कर पाती है, विभेदन, यानी कि उनको इसका जो है अलग अलग नहीं देख पाती है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पहली चीज़ तो ये भी। दूसरा, ट्रेन जब आप जाते हो, है ना, तो ट्रेन की पटरी पे खड़े हो जाते हो, ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर और फिर आप जब आप ट्रेन की पटरियों को देखते हो तो आपको कुछ डिस्टेंस है तो क्या होता है, वो आपको दूर दूर दिखती है। लेकिन बहुत जब डिस्टेंस पे आप देखते हो, बहुत दूर आप देखते हो, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मिली हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि है तो दूर दूर ना,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आँख है, ह्यूमन आई है, उस ह्यूमन आई के अंदर जब एंगल, भाई आई है आपकी इस तरह से, है ना, ठीक है। मैं मेरी थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा गंदे डायग्राम बनाता हूँ मैं, जब मुझे कुछ ऐसे डायग्राम टिपिकल बनाने होते हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दें, ठीक है। आपको ध्यान रखिए आपकी आई है, यहाँ पे अगर कोई दो चीज़ें दिख पड़ी हैं आपके पास इस तरह से, तो ये दोनों अलग अलग कब दिखेंगी, ये तब अलग अलग दिखेंगी जो इस आँख में बनने वाला जो ये एंगल है, जिसे मैं अल्फा कह रहा हूँ, ये एंगल जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, कितना, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 1 मिनट, कितना होना चाहिए, 1 मिनट जो है ये होना चाहिए, है ना, एन करते हैं इसको 1 मिनट। अगर 1 मिनट से कम है, ठीक है, अगर 1 मिनट से कम है तो ये कभी भी जो है क्या करेगी, इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, ठीक है। यानी कि कभी भी ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं आँख में, है ना, वो कभी भी अलग अलग नहीं दिखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि ये जो अल्फा आँख में जो एंगल बन रहा है ये क्या होना चाहिए, 1 मिनट जो है, 1 मिनट का मतलब समझते हो, 1 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अगर मैं डिग्री में लिखूँ तो क्या होगा, 1/60, यानी कि 1 डिग्री के अंदर 60 क्या होते हैं, मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इससे कम एंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अब जैसे देखो अगर ये दूर 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 जाएंगे तो एंगल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, जैसे जैसे पास आएंगे तो एंगल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए इसी आँख में ये यहाँ बन रहे होते, डिस्टेंस उतनी पे है ना, यहाँ बन रहे होते तो क्या होता, ये एंगल बढ़िया ना, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये अगर 1 डिग्री 1 मिनट से कम है तो आँख जो है उसको अलग अलग नहीं देख पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आँख को देखने की सीमा यानी कि लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये देखना है कि वो जो हम बना रहे हैं ना ये एंगल क्या है, ये एंगल होगा हमारे पास, इसको बोलेंगे रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। रिजॉल्विंग लिमिट क्या हुई, अल्फा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, ये लिख लेना, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है 1 रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। तो 1/अल्फा, आँख के लिए क्या हो गया, 1/अल्फा, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकली देखा ना। और ये किस वजह से होता है, ये होता है डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कब दोनों अलग अलग दिखते हैं, जब दो आपके पास जो भी सोर्स है उस सोर्स से जो बनने वाला प्रतिबिंब है, जो उनसे बनने वाली इमेज है, वो दोनों आपको कब अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। वो तब अलग अलग दिखेंगी क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन है ना। तो डिफ्रैक्शन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, डिफ्रैक्शन से समझाऊंगा। तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, अगर मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, है ना, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी वाला जो वो डायग्राम बनाता है, वो इंटेंसिटी वाला डायग्राम क्या है, जो इंटेंसिटी वाला डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसे अभी उसको नाम भी दे रखा है हमने, है ना, रेले जो है विभेदन क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया हिंदी में क्या बोलेंगे, कसौटी। हाँ, तो क्या है, रेले की विभेदन की कसौटी, ठीक है। तो वो होगा रेले रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजॉल्विंग, है ना, या रिजोल्यूशन, ठीक है। तो उसकी बात मैं करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ये समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो रेले right of force resolution, ठीक है। फोर्स रिजोल्यूशन हिंदी में लिखेंगे तो रेले की विभेदन की कसौटी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, है ना। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से करना। बाकी हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल के अंदर तो आपको कोई टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन या फिर कोई माइक्रोस्कोप पे, ग्रेटिंग पे, इन पे जो है रिजोल्यूशन पावर का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है,
जब हमने क्या पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था सिंगल स्लिट वाला, तब सिंगल स्लिट वाले डिफ्रैक्शन में हमने क्या कहा था, तो सिंगल स्लिट वाले डिफ्रैक्शन में इस तरह से था, ये कसौटी ये कहते हैं, पहले थ्योरेटिकली बता देता हूँ क्या कहती है, ये कहता है कि जब दो आपके पास सोर्स हैं, उन दोनों सोर्स के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, सबसे सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद कुछ मिनिमा, फिर उसके बाद में मैक्सिमा, इस तरह से होते हैं। तो कि अगर एक जो लाइट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा दूसरी लाइट के फर्स्ट मिनिमा के साथ कोइंसाइड करे, है ना, क्या ध्यान रखना, सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा के साथ अगर कोइंसाइड करे, यानी कि संपाती हो, यानी कि केंद्रीय उत्कृष्ट जो है वो प्रथम निम्निष्ठ के साथ क्या हो, संपाती हो, तो उस केस में आपको क्या दिखेंगी, वो दोनों लाइट जो हैं वो अलग अलग दिखेंगी। ठीक है, उसके ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं मात्र विभेदित। मात्र विभेदित का मतलब है जस्ट रिजॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं, ये मेरे पास आप इनको ये मान लीजिए हेडलाइट है ना, तो इसका मतलब ये जो हेडलाइट है, इस डायग्राम से बता देता हूँ, ये आपको देखो जब दूर है तब कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, दोनों मिक्स में दिख रही है। ठीक है, जैसे जैसे पास आओगे तो क्या होंगी, थोड़ी ऐसे उठ जाएंगी, और पास आओगे तो क्या होगा, ये इस तरह से। इसको बोलते हैं मात्र विभेदित, यानी कि जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, तो जस्ट रिजॉल्व यानी कि मात्र विभेदित का मतलब है कि ये कंडीशन तब बनेगी जब ये जस्ट एक दूसरे के पास पास जो है या अलग अलग तब दिखेंगी कि पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर बने, या दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट वाले के क्या हो मिनिमा के ऊपर बने। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, और इसके बाद जाओगे तो क्या होगा, फिर ये दोनों दूर दूर दिखने लग जाएंगे आपको, और जैसे ही बस जितनी पास आएंगे एग्जैक्ट पोजीशन कब मिलेगी, जब आप जस्ट उसके पास में है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, दूर है तब ऐसी, फिर और पास आएंगे तो ऐसी, फिर ये, तो इसको क्या बोलते हैं, जस्ट जो है रिजॉल्व। और जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन कौन सी होती है, वही रेलवे ने यहाँ पे बताइए। ठीक है, और कसौटी यानी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे बनना चाहिए या कोइंसाइड होना चाहिए। तो डायग्राम, अब उसको समझते हैं कि वो डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ये दो मेरे पास सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ए है, सोर्स ए का सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ मिनिमा, ये से मिनिमा, मिनिमा चलेंगे, सिमिलरली इसके ये से मिनिमा चलेंगे। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये क्या है, ए और बी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट, अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखिए अगले वाले कंडीशन में, अगले वाली कंडीशन में ये मान लीजिए आपका पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके मिनिमा होंगे, ये इधर वापस मिनिमा होंगे। अब क्या कह रहे हैं, जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन। जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन क्या कह रही है कि जो दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा है वो पहले के मिनिमा के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमा का मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होगी, इसे बोलेंगे हम लोग जो है जस्ट वो जो है क्या बोलते हैं, जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से आपको अलग अलग दिखेंगे दोनों सोर्स, जस्ट पास पास। अगला क्या कंडीशन हो सकती है ना, इसको अंदर भी बना लो ऐसे, ताकि ये भाई ये इसके मिनिमा भी तो होंगे, तो इस तरह से बनेंगे। अगला अब मान लीजिए दोनों मिक्स में बन रहे हैं, है ना, तो दोनों मिक्स में बन रहे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ बन रहा हो ये, तो ये क्या है, दोनों मिक्स में बन रहे हैं। ठीक है, जब दोनों मिक्स में बन रहे हैं तो क्या दिखेगा आपको, इन दोनों का अगर मैं कॉम्बो लूँगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आपको एक सिंगल लाइट सोर्स मिलेगा, दूर, जब ये दूर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक सिंगल लाइट सोर्स मिलेगा। ठीक है,
तो ये कंडीशन क्या होगी, ये दो सोर्स हैं ABC, तो इसे तो कहेंगे पूर्णतः विभेदित, पूर्णतया विभेदित, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीटली रिजॉल्व। ये क्या होंगे, मात्र विभेदित, ठीक है, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। और ये होंगे अविभेदित, नॉन रिजॉल्व, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है, जब बस आपकी बहुत दूर है और आपको एक लाइट दिख रही है। ये कब है, जस्ट आपकी दोनों लाइट आपको जस्ट पास दिखने लगे, ठीक है। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये तो है बिल्कुल दूर दूर दोनों लाइट दिख रही है अभी। ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब आपको ये सोर्स जो है वो इस तरह से जस्ट दिख रहे हैं। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब ये दोनों आपको मिक्स में दिख रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये आप यहाँ पे बना लीजिए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आप दिमाग में रखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट सोर्स कोइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकेंड। इसको ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड अलग अलग ऐसे लिख देते हैं ना, ताकि समझ में आएगा। ये फर्स्ट कौन सा है, ये मिनिमा के लिए, और ये कौन सा है, ये सेकेंड। तो ये दिमाग में आप रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट सोर्स कोइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकेंड सोर्स, ठीक है। ये कंडीशन जो है ये आपको दिमाग में रखनी। हिंदी में लिखोगे तो ये लिख दोगे कि पहले सोर्स का स्रोत, हाँ, पहले स्रोत का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे स्रोत के प्रथम निम्निष्ठ पर बने, ठीक है। ये कंडीशन होती है पहले की, ठीक है। आगे समझ में कोई समस्या नहीं है ना इसके अंदर। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेले की विभेदन कसौटी, रेले क्राइटेरिया ऑफ द रिजोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ फॉर्मूले पे ना। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखते हैं, इनका डेरिवेशन में नहीं करवाने वाला ना, क्योंकि डेरिवेशन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़ें। कि अब रिजॉल्विंग पावर जो है वो अलग अलग, अब जैसे आँख तो है, छोटे को देखना चाहे या दूर देखना चाहे तो क्या दिखेंगे, दोनों चीज़ों को पास में कर रही है। तो उन दो चीज़ें जो हमारी आँख की रिजॉल्विंग पावर क्या कम है, कितनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है ना। कितनी, 1 मिनट है। रिजॉल्विंग जो पावर कह सकते हैं, या फिर तो रिजॉल्विंग जो लिमिट है वो कह सकते हैं। पावर तो क्या होती है, लिमिट की रेसिप्रोकल होती है। तो वो जो लिमिट है वो कितनी है, 1 मिनट है। अब उस 1 मिनट को हमें क्या करना है, कम भी करना है और ज़्यादा भी करना है ना। तो वो चीज़ें मुझे देखनी है यहाँ पे, किस तरह से उसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। सबसे पहले लिखा रहा हूँ मैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका ना, रिजॉल्विंग पावर जो होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, अब इसके अंदर है कि जब आप टेलीस्कोप से किसी भी चीज़ को देख रहे हो, डिफ्रेक्शन में मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो टेलीस्कोप से देख रहे हो इसका मतलब क्या, अपार्चर। वो कैसा है, टेलीस्कोप के अंदर देख रहे हो तो वहाँ क्या बना, एक सर्कुलर अपार्चर बना। क्या बना, सर्कुलर छिद्र बना, उस छिद्र से देख रहे हो। तो सर्कुलर छिद्र के लिए जो थीटा बनता है, एंगल बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा का देखना, वहाँ देखो कि सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है उसकी कोणीय है ना, उसकी जो एंगुलर जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, वो मैंने आपको पूरा लिखाया था। वहाँ कितना लिखाया था, 1.22 λ/a लिखाया था ना। तो उसी से हम आगे चलेंगे, वही क्या होगा उसका, वही होगा उसकी लिमिट, जो उसकी सीमा है, रिजॉल्विंग सीमा, वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो वहाँ से उस चीज़ को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अल्फा जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, रिजॉल्विंग लिमिट वो बनेगी अल्फा = 1.22 λ/a। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्या बनेगी, λ/a बनेगी, ठीक है। a मतलब समझ रहे हो, जो आप
टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप का जो सर्कुलर अपर्चर है उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी व्यास कितना है, लेमदा यानी कि कौन सी लाइट आप यूज़ कर रहे हो वो वाली चीज़ होगी। 1.22 वो एक न्यूमेरिकल अपर्चर से वहाँ से वो फॉर्मूला बन रहा है। तो रिजॉल्विंग जो इसकी वो हो जाएगी, यानी कि रिजॉल्विंग पावर जो हो जाएगी वो पावर क्या होगी 1/α, इसको R से डिनोट करते हैं रिजॉल्विंग पावर को, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए A/1.22 लेमदा, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखें, ठीक है। तो सेंट्रल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रेल में क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा वो बनना चाहिए, तो कितना चौड़ा बनना चाहिए वो हमारे पास ये वाला कंडीशन है, उससे हमने आगे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के लिए। ये फॉर्मूला याद हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर, इसी से आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ ये तो मुझे सही है थी, इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। अब इसमें जो होता है वो किससे होता है, इंटरफेरेंस, है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ब्रेक अगर इक्वेशन पे जाए तो 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमदा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है, अब क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सर्कुलर अपर्चर ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सर्कुलर अपर्चर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ जो ये बनेगी लिमिट जो देखने की, वो डी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1.22, ठीक है। क्या बनेगी 1.22 लेमदा अपॉन 2 sin थीटा, क्या बनेगी 1.22 लेमदा अपॉन 2 sin थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6, इसमें डिवाइड करेंगे तो लेमदा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन करीब करीब इसमें बन जाएगी, 6:1 हो जाएगा ना, 2 में देखा 6:1, 122 है तो 122 में 2 का भाग तो 61 बार, तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। और अगर अच्छा इसमें एक चीज़ और है, क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप एयर में है तब तो ये हो जाएगा, और अगर मान लीजिए आप एयर में नहीं होकर किसमें है, किसी मीडियम में, तो यहाँ म्यू भी आ जाता है, ठीक है। अगर किसी मीडियम में तो क्या हो गया, यहाँ पे म्यू भी आएगा, ठीक है। तो अब एयर होगा तो म्यू इक्वल टू 1 कर देंगे। तो मैं इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से चलता हूँ, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि 1/d, तो 1/d क्या हो जाएगा, म्यू sin थीटा अपॉन 0.61 लेमदा, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या है, थीटा वही जो आपके उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देख रहे हैं तो वो एंगल बन रहा है, उस इमेज जो बन रही है ना, उस इमेज का एंगल कितना बना हुआ वो गिवन होगा, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। इसको न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं कई बार, इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पूरे को मिला के ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर भी इसको बोलते हैं, है ना। संख्यात्मक द्वारक, हिंदी में लिखने में क्या होगा, संख्यात्मक द्वारक, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल अपर्चर लिख दिया। तो ये आपके पास है फॉर्मूला, किसका आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको जो है ना, ये तो है हमारे पास थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला बनता है, प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला बनता है इसका, ये जो पॉइंट वाला है ना, ये कितना आता है, ये आता है म्यू sin थीटा अपॉन 0.5 लेमदा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम इस वाले से क्वेश्चन सोल्व करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल किससे सोल्व करना है, इससे सोल्व करना है। प्रैक्टिकली क्योंकि ये आता है तो हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया ये समतल। अब हाँ ग्रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना मैं 3-4 चीज़ें लिखाऊंगा उसमें ये पावर की, तो यहाँ से फिर चेंज कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। वो न्यूमेरिकल अपर्चर लिखने का मेरा रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते कि इतना है, पॉइंटों में जो भी देंगे वैल्यू, तो इसका मतलब म्यू sin थीटा पूरे की वैल्यू आपको गिवन है वहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर आपके आता है ना न्यूमेरिकल, मैंने देखा या तो टेलीस्कोप से, देखो या तो टेलीस्कोप से पूछा जाता है क्वेश्चन जो मैंने पहले कहा था, और या फिर पूछा जाता है अभी जो हम पढ़ने वाले ग्रेटिंग से, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो उस केस में क्या इसकी वो होगी, है ना। तो रिजॉल्विंग जो पावर इसकी क्या बोलते हैं सीमा होगी, यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट होगी, वो क्या होती है, उसे हम लिखते हैं लेमदा अपॉन डी लेमदा। किससे लिखते हैं, लेमदा अपॉन डी लेमदा, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया, लेमदा अपॉन डी लेमदा तो पावर है, डी लेमदा अपॉन लेमदा,
ठीक है, क्या होती है डी लेमदा अपॉन लेमदा। किस फॉर्मूले से निकालते हैं? फॉर्मूला आपके पास वही ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमदा, उसका डिफ्रेक्शन करोगे, उसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। और वो क्या बनेगा, मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो फॉर्मूला बनेगा आपके पास 1 अपॉन एन। एन क्या है? ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना। कौन सा ऑर्डर भाई? आप क्या लिखते हो? ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमदा। तो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है एन क्या है, कौन से ऑर्डर का आपके पास क्या है उसमें, जो आप जैसे एन इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप किस ऑर्डर पे जा रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेक्शन है, सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेक्शन है, थर्ड ऑर्डर का डिफ्रेक्शन है, तो वो कौन सा ऑर्डर का है, ठीक है। दूसरा कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ स्लिट, इसको क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ स्लिट। स्लिट मतलब जो लाइनें कर रहे हैं कितनी स्लिट की है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर दे रखी है तो डिफ्रेक्शन क्या लिमिट क्या होगी ये, और डिफ्रेक्शन अगर पावर की बात करें, ठीक है, आर, तो वो क्या होता है इसका उल्टा, लेमदा अपॉन डी लेमदा, है ना। तो उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा एन एन। ये आपके पास फॉर्मूला इसका बन गया डिफ्रेक्शन पावर के लिए, ठीक है। इसके लिए ग्रेटिंग के लिए अब आपको ये दिमाग में रखना है, ग्रेटिंग के लिए चीज़ें, है ना, भूल मत जाना। अब एन क्या होगा, इसका दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। एन क्या होगा? एन इक्वल टू ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमदा। तो इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? एन, सॉरी इस एन को तो मैं चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल एन, ये एन रखूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमदा, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलिए ग्रेटिंग हो गया, अगला कौन सा है? सही प्रिज्म है ना, प्रिज्म को भी देख लेते हैं अभी। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म में भी क्या होता है? डिफ्रेक्शन होता है ना। तो उससे क्या होता है, वो सातों कलर अलग अलग दिखते हैं ना अपने को प्रिज्म से, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है। हिंदी में आप लिखते रहे ना, रिजोल्विंग पावर को विभेदन क्षमता कहते हैं, प्रिज्म का प्रिज्म कहेंगे, बाकी आपको पता ही है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग को ग्रेटिंग ही हम कहेंगे, ठीक है। इसकी जो निकलती है, तो रेजोल्यूशन पावर ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली। जो पावर होती है रेजोल्यूशन आर, वो क्या होती है? वो भी यही सेम, क्या होती है? डी लेमदा अपॉन लेमदा, क्या होती है? डी लेमदा अपॉन लेमदा, ठीक है। तो यार बार बार उल्टा लिखता हूँ, लेमदा अपॉन डी लेमदा, है ना, लेमदा अपॉन डी लेमदा। और ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है टी डी म्यू ओवर डी टी डी म्यू ओवर डी, सॉरी डी म्यू ओवर डी लेमदा, क्योंकि लेमदा पर डिपेंड करता ना। टी क्या है? टी है उसकी मोटाई, ठीक है, टी क्या है? प्रिज्म की जो चौड़ाई है आधार की, किसकी? आधार की चौड़ाई। तो इसको क्या लिखेंगे? विड्थ ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के आधार की चौड़ाई, ठीक है। प्रिज्म के आधार की चौड़ाई यानी कितना मोटा प्रिज्म है उसका, है ना, वो हमने ले लिया। देन उसके बाद में डी म्यू। अब देखो दिमाग में ध्यान रखना कि जो आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी है, जो आपको पहले से पता ना, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनना है। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ याद करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको ये पता है प्रिज्म के अंदर जब हम व्हाइट लाइट को डालते हैं तो वो 7 कलर में उसको कर देती है ना। तो वो 7 कलर में जब उसमें उसको बांट दिया है, तो क्यों बांट दिया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपके पास कोई भी लाइट जो है जब किसी मीडियम से निकलती है, तो मीडियम में क्या करती है? मीडियम में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है वाइट लाइट की। क्यों होती है? क्योंकि जो आपका म्यू है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? लेमदा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेमदा पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लेमदा के साथ म्यू में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या रखे? 7 लाइट दिख रही है। अगर वो नहीं होता तो क्या दिखता भाई? जैसे एयर के अंदर क्या है? एयर के अंदर म्यू जो है वो एयर का जो म्यू है ना, एयर का जो म्यू है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लेमदा पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए सातों कलर एक साथ चलते हैं, सातों का मिक्स क्या दिखता है अपने को? सातों का जो मिक्स है वो वाइट दिखता है, ठीक है। वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिज्म के अंदर जो म्यू है वो लेमदा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या, जो पावर है वो भी किस पे डिपेंड करेगी, डी म्यू अपॉन डी टी, और कितनी डिस्टेंस तक चलते हैं ये भी तो डिपेंड करेगा कि भाई वो जो अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस तक चल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे मोटाई कितनी है लेंस की, सॉरी स्ट्रिंग की, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पावर क्या हो गई, रेले क्राइटेरिया क्या होगा, और रेले क्राइटेरिया के बाद चार जो हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं, जो क्या कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट के लिए हमने क्या देखना है, रिजोल्यूशन पावर जो है वो हमने, ठीक है। अब ये चैप्टर यही खत्म होता है थ्योरेटिकली। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया डिस्कशन में, वो मैं कर लेता हूँ। फ्रेनेल के मैंने पहले ही करवा दिए थे, अब फ्रॉनहोफर वाले जो है उसके अंदर से हम देखते हैं, है ना। चलिए पहला ही क्वेश्चन जो है उसको मैं ले लेता हूँ, है ना। तो आप देखिए, ताकि मैं आपको कह रहा था ना कि क्वेश्चन जो आता है बड़ा सिंपल आता है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल आपको याद है तो आप कर जाओगे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते, उसका रीजन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम। तो गिवन क्वेश्चन करते टाइम फिजिक्स में सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो गिवन, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, गिवन लिखो तो आपको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, एक तो लाइट दे रखी है जिसकी वेव लेंथ है, यानी कि तरंग दैर्ध्य है वो 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आगे क्या गया है कि प्रकाश पर का समतल तरंगाग्र यानी कि प्लेन वेव फ्रंट एक वृत्ताकार द्वारक यानी कि सर्कुलर अपार्चर पर अभिलंबवत आपतित होता है, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों तरफ 5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक अदीप्त वलय बनती है। अब देखो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना बड़ी वो है ना, वृत्ताकार है तो ये हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों तरफ, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों तरफ क्या बनती है कि ये लेयर बनती है, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, डार्क लेयर बनती है। तो डार्क लेयर बनती है और कितनी उसकी वो रेडियस है, उसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो ये गिवन है यहाँ से। तो रेडियस कितनी है 5 मिलीमीटर। इसको थोड़ा बाहर लिख देता हूँ मैं, ये आर जो दे रखी है कितनी दे रखी है, इस आर को मैं ए के देता हूँ, नहीं आर के देता हूँ, सॉरी आर है वो कितनी है 5 मिलीमीटर। समझ पा रहे हैं मेरी, ये सेंट्रल मैक्सिमा के चारों तरफ की बात कर रहा है। तो इसका मतलब समझ गए आप, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उस सेंट्रल मैक्सिमा जो ये बन रहा है सेंटर के अंदर, ये पूरा क्या है सेंट्रल मैक्सिमा हो ना, जहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, ये पूरी की पूरी क्या है चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, और ये रेडियस कौन सी, सिर्फ इतनी सी रेडियस है। तो इसका मतलब आपको ए यहाँ से गिवन है, आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया कि ए कितना है सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, लेकिन फिर भी आपको दे दिया है कितना 2r के इक्वल होगा। तो ये कनेक्शन करना आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ो, तो ये चीज़ मिल गई आपको कि इसकी अदीप्त वलय बनती है। पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी 7 मीटर है। वृत्ताकार द्वारक का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वृत्ताकार द्वारक है उसका व्यास ज्ञात करना। अच्छा इसको ए नहीं, इसको एक्स से नोट करते हैं ना, अभी बात करते हैं सारी चीज़ें। क्या फाइंड आउट करना, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, ये यहाँ मिल गया। एक्स यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई विड्थ कितनी है वो है 2r, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलीमीटर, मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, कोई समस्या यहाँ तक, ये गिवन हो गया। आगे क्या दे रखा है आपको, एक और चीज़ दे रखी थी ना 7 मीटर, हाँ। पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी, तो पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी का मतलब क्या है, अब आप देखो उसको दिमाग में लाओ। स्लिट थी, है ना, स्लिट के सामने डिफ्रेक्शन हुआ, हमने क्या रखा है लेंस रखा, लेंस क्या कर रहा है फोकस कर रहा है, कहाँ फोकस कर रहा है पर्दे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंस जहाँ पे फोकस कर रहा है वो क्या होगी पर्दे की फोकस, जो लेंस की फोकस दूरी वही क्या होगी पर्दे की दूरी होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, कनेक्ट कर पा रहे हो क्या। मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये कह रहा है कि पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी, तो पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी कितनी है 7 मीटर। तो 7 मीटर होने का मतलब क्या हो, आप जस्ट उसके बाद क्या रखते हो लेंस जो जहाँ फोकस कर रहा है वो किस पे कर रहा है पर्दे पे फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई, ये जो हमें दी गई है पर्दे और इसके बीच की दूरी वो कितनी दी 7 मीटर, तो ये 7 मीटर मिल गया, सारी चीज़ मिल गई। फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो x होता है सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है 1.22, ठीक है, f λ/a होता है फॉर्मूला। ये a क्या है, a हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में,
क्या 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 देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वृत्ताकार द्वारक का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार द्वारक का व्यास क्या, यानी कि जिस द्वारक में से, यानी कि जिस आप उसमें से लाइट पास हो रही है ना, जो उसका द्वारक है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो व्यास क्या होता है। ये फॉर्मूला वही तो लिखाया था मैंने आपको, लिखाया था ना, ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा x/1.22, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, a इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा 1.22 f लैम्डा अपॉन a, ठीक है, f लैम्डा अपॉन x, ठीक है, सारी वैल्यू रख दीजिए। तो 1.22 इंटू वो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻³ f कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय x, उल्टा बार बार उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, f कितना होगा, f ये रहा ना 7, और ये कितना होगा 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय f लैम्डा अपॉन x, x कितना है 10 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जो है आप सोल्व करिए, ठीक है। जब पूरी इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो फाइनल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलेगी, ठीक है। वो वैल्यू आप जब सोल्व करोगे तो आप देख लेना, इसकी फाइनल वैल्यू जो है इस बुक के अकॉर्डिंग तो मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए 2.44 मीटर। लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें देखी है कि इसने जो f है ना उसको 2 रखा है, f को कितना रखा है 2 रखा है, तो वहाँ ये इसने थोड़े गड़बड़ करी है, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि x जो है ना मैंने जो लिया है वो मैंने फॉर्मूले में क्या लिखाया था, ग्रेटिंग कहाँ गया, सिंगल डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। अच्छा ये एक चीज़ और जान लेना, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, एक कन्फ्यूजन दूर कर लेना। ये जो है ना x, मैंने आपको x इक्वल टू r के इक्वली लिखवाया था ना, तो ये 5 ही रहेगा। ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन आप भी दूर कर लेना। ये क्या रहेगा, यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो x में मैं उसको क्या लिखा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा जो ऐसे बन रहा था ना, तो x मैंने किसको माना था, ये इसको माना था। अभी मैंने सोल्व कैसे कर लिया, x को मैंने ये मान के सोल्व कर लिया ना, तो ये नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा की आधी चौड़ाई, यानी उसकी रेडियस कितनी है, वो रेडियस है ये, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये 10 की जगह 5 ही आएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखें। तो 5 आएगा तो इसको आप सोल्व कर ले, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसको दूर कर लेना। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है, किताब के अंदर इस क्वेश्चन में तो दे कितना रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 7, लेकिन जब इसको पुट किया ना वैल्यू में तो इसने 2 रख दिया, यहाँ पे इसको कितना रख दिया 2 रख दिया। तो ये एक इसने गलती करी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक जो आप अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं लेते तो उसमें होती रहती है न्यूमेरिकल्स में। तो आप इसको फाइनली सोल्व कर लेना, देखिए ये आता कि नहीं आता, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसका फाइनल आंसर तो मिलेगा, वो आप देख लेना कितना मिलेगा, है ना, ठीक है। करने की जरूरत है क्या इसको, चलो करके देख लें, या तो चलिए यही करके देख लेते, फाइनल आंसर क्या मिलता है 7 के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसको क्या रख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10⁻⁻7 रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये इधर जाएगा, ऊपर 3 कैंसिल आउट होगा, तो -4 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4, सॉरी हाँ ठीक है 4, फिर वापस 4 और यहाँ आएगा 1 5, ठीक है। फिर आएगा 7 and 8 8.54 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, मीटर के अंदर। और जब आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.854 मिलीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। बुक में जाओगे तो क्या है, इसमें 2 रखते हैं इसको, वो जो मैं आंसर आ रहा था 2.44, वो आंसर दे रहा था, ठीक है। तो बुक में गलतियाँ मिल सकती है, आप अपनी कैलकुलेशन करिए, आंसर आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। और एक जो मेरा अभी कन्फ्यूजन हुआ था, वो कन्फ्यूजन आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब आप कई टाइम से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो वो कन्फ्यूजन ध्यान रखें। ये जो x लिख रहे हैं ना, ये x क्या है, इसकी सेंट्रल मैक्सिमा की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है, तो उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसको क्या मान लिया, व्यास मान लिया, व्यास ये है ना। ये थोड़ा सा दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा। ए जो होता है ना, इस ए को क्या बोलते हैं, डायामीटर, ये तो डायामीटर है, और जबकि ये क्या है, ये रेडियस है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की रेडियस है, और ये सर्कुलर अपर्चर की डायामीटर उस फॉर्मूले में। तो जब आप कई बार है ना, फॉर्मूला मुझे याद भी था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, फॉर्मूला याद होने के बावजूद जब हमारे कंसेप्ट में थोड़ा सा या हम उसमें रिवाइज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, किसको क्या मानना, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर जाओगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, तो ये यहाँ से मिटाते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला। एक संकीर्ण स्लिट को 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन में जीबी लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद इसको पर्दे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, किसको? स्लिट को रखा जाता है पर्दे से 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, आगे देखिए। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ परस्पर 5 देखिए लाइन को समझना। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्शन का जैसे क्वेश्चन आया ना, ये बना लिया करो ताकि कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, ये लीजिए, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है हमारा। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ ये फर्स्ट जो है ना, वो ये मिनिमा की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिनिमा कौन सा होगा? ये मिनिमा वाला पॉइंट है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ प्रथम निम्निष्ठ परस्पर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ प्रथम निम्निष्ठ परस्पर कितने डिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया था? x दे दिया था, इसमें क्या दे दिया? 2x, यानी कि पहले वाले में सेंट्रल मैक्सिमा की रेडियस दी थी, अब इसमें डायमीटर दे दिया। तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन आए, आप ये डायग्राम पहले से बना लीजिए। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट क्या है और ये क्या है? फर्स्ट मिनिमम, दोनों। ठीक है, और ये क्या है? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारे पास पढ़ते हैं ना उच्चिष्ट, वो वाले उच्चिष्ट। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद क्या है? तो वृत्ताकार अपार्चर द्वारा, हाँ ये रहा, इससे दूर है। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ लिया? स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब सिंगल स्लिट दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? सिंगल स्लिट। सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, तो सिंगल स्लिट वाला फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। ठीक है, सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रेक्शन वाला है, और सिंगल स्लिट के डिफ्रेक्शन में क्या किया गया? अच्छा, इसकी पर्दे से दूरी, पर्दा से दूरी भी आपको दे रखी है। तो पर्दे से दूरी देने का मतलब क्या है? पर्दे से दूरी देने का मतलब आपको जो फोकस है वो दे दिया। ये कितना दिया फोकस? 2 मीटर। जब भी दिमाग में रखना, जब भी फ्रॉनहाफर डिफ्रेक्शन की बात आए, पर्दे से दूरी की बात करते हैं, तो पर्दे से दूरी की मतलब है कि आपको उस लेंस की फोकस दूरी दे दी जो हमने यूज की। अब इस इसको थोड़ा सा समझिए। अब इससे पूछा क्या? अच्छा, पूछा क्या वो देख लेते हैं। स्लिट की चौड़ाई ई जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्लिट की चौड़ाई क्या होती है? ई। तो सिंगल स्लिट के लिए डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या बनता है? ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या बनता है? ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बनता है। अब यहाँ से आपको जब ई फाइंड आउट करना है, तो ई इक्वल टू क्या होगा? एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से लाऊंगा? दिमाग में क्या ध्यान रखना है? ये साइन थीटा कहाँ से लेके आऊँ? अब साइन थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा लाने के लिए जाना पड़ेगा आपको थोड़ी सी आपकी जो ऑप्टिक्स है उसके जो नॉलेज है उसके ऊपर। ठीक है, और मैं फिर वो यहाँ लगा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, समझता क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको फॉर्मूला याद होते हुए भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी ऑप्टिक्स की जो समझ होती है वो बहुत कम है। ये मुझे पता है, ये मेरे साथ भी है, सबके साथ है। मैं जब से ये ऑप्टिक्स पढ़ाने लगा हूँ थोड़ा बहुत, तब मुझे जाके ये चीज़ें क्लियर होने लगी है, जब मैंने खुद ने ये क्वेश्चन सोल्व करने की या फिर इसमें और चीज़ें देखी तब जाके। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो साइन थीटा क्या है? ये कितना बना? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई x हो गई। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट जो है, केंद्रीय उच्चिष्ट जो है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये अपने पास स्लिट होती है इस तरह से, है ना। स्लिट के सामने आप क्या लगाते हो? लेंस लगाते हो, जस्ट पास ही लगाते हो, यहीं पे लेंस। ठीक है, लेंस लगाने पे ये पर्दे के ऊपर ये इस तरह से जो है आपके पास रह जाके ये इस तरह से पैटर्न बनाती है। ठीक है, ये बनाती है ना पैटर्न। तो जब पैटर्न बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप सेंट्रल के अंदर बात करो तो सेंट्रल में क्या बनता है? ये ऐसे मैक्सिमम बनता है, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा इस तरह से जो है चलते रहते हैं, वो तो बात की बात है जो भी होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ से, ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है x, ये क्या करती है? आपके यहाँ पे एक एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, वो क्या बनाएगी? यहाँ पे एंगल, उसी को तो हम साइन थीटा बोल रहे हैं भाई। कितना वो डिफ्रेक्शन हो रहा है वो क्या बनता है? साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन थीटा होता है तो ट्राइंगल कैसा बनेगा? इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइंगल अगर बनता है, तो अगर मैं मान लीजिए इसकी सेंटर वाली बात करूँ यहाँ, है ना, क्योंकि वो यहाँ से लेंगे ना इस तरह से, तो अगर ये सेंटर की बात करें इस तरह से, ये डिस्टेंस जो है ये ना इस तरह से जो बन रहा था, ये मैक्सिमा वाली है, ये मैक्सिमा ऐसे बन रहा है ना,
तो ये मैक्सिमम ऐसे बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है हमारा थीटा, तो ये कितना होगा x, क्योंकि सेंटर में जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये किसके बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो ये किसके बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या बनता है, साइन थीटा बराबर क्या बनता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनेगा ये वाला, क्या बनेगा, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप रख लीजिए। अब x कितना होगा, आप देखो x कितना होगा, x इसको मानते हैं अपन, इस रेडियस को x कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इस रेडियस को x कहते हैं। ये टोटल कितना दिया है 5, तो x कितना हो गया 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5/2 ही मान लीजिए इसको मीटर में, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो चीज़ गिवन है उसको वही, अब होगा क्या कि आपको ये क्वेश्चन में आप इसको x मान लोगे कि ये आपका कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन को दूर करना कि सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या है और मिनिमा का मतलब क्या है, ठीक है, वो क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और यही कन्फ्यूजन होता है, फॉर्मूला आते हुए भी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते या क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन में क्या अब ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये जो x है ना, ये 5 मिलीमीटर से लेके उसको सोल्व करके जो ऑप्शन आ रहा है वो पहला ही ऑप्शन मिलेगा, और आपके जैसे ही निकलेगा आप तो कहोगे यार ऐसा क्वेश्चन तो कोई नहीं सोल्व करा, वो मैंने सोल्व करके क्या ऑप्शन लगा क्या होगे, ये गलती होती है, ये मैंने कई बार की है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गलतियाँ मैंने पहले कई बार की है और आपसे होने की पूरी चांसेस हैं, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम बना के हर चीज़ समझाई है ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग, और ये भी आप डायग्राम बना लीजिए साइड में, जब न्यूमेरिकल लिख रहे हो तो ये डायग्राम साइड में बनाना है आपको, तो इससे पता चलेगा कि f जो है उसको आपको हाइपोटेनियस लेनी है, ठीक है, साइन थीटा जब आप निकालोगे तब रख दीजिए सारी वैल्यू। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लैम्डा, ये फॉर्मूला रखोगे तो f ऊपर चला जाएगा, x नीचे। अब आपको क्योंकि ऑर्डर दिया नहीं तो ऑर्डर कितना मानोगे, फर्स्ट, कौन सा ऑर्डर मानोगे, फर्स्ट ऑर्डर मानोगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू लिख लीजिए सारी। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा कितना है 6 × 10⁻⁷, f कितना है, f दिया गया ये रहा 2 मीटर, तो 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है, ये हो जाएगा 5, साइन से क्या सॉरी x कितना है 5, और 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 और 10⁻³ इसको सोल्व कर लेना। फाइनल जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलने वाली है, वो मैं लिख देता हूँ, ये मिलेगी आपको 0.48 मिलीमीटर में, 0.48 मिलीमीटर में आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन जो है वो रिजोल्यूशन पावर के, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ना फाइनल कर, ये ना इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आप भूलोगे एग्जाम में, भूलने वाला कंसेप्ट, भूलने वाला मतलब भूलना नहीं है, बोलने वाला कि आप भूलोगे एग्जाम में, लेकिन आपको फिर इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको जितना ज़्यादा बोल्ड आप कर सकते हो कि आपको पेज पलटते ही सबसे पहले ये दिखे, वैसा कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सारे न्यूमेरिकल इसी में पेश करूँगा। अब आप सोचिए इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो सिर्फ एक स्टेप में सोल्व हो रहे हैं, वो आपके एग्जाम में आते हैं और आप नहीं कर पाते हो, आप नहीं लगभग नहीं कर पाते, उसका रीज़न, ठीक है, उसका रीज़न जो है वो ये है कि हम लोग जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसको जो है इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी इसको देनी चाहिए, है ना। इसकी कोई औकात नहीं समझते कि ये क्या औकात है, ठीक है, लेकिन औकात समझनी, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो एक गैप बनता है सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट और नहीं लेने वाले या टॉपर के बीच में, वो टॉपर जो होता है वो ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लुप्त वाला मैंने आपको पहले करा दिया था कि कौन सा जो है ऑर्डर जो लुप्त होगा, E+B/E = N/M, उससे आप NM निकाल लेंगे, वो सोल्व कर लेंगे, वो क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कोई आ रहा हो तो वो देख लेते हैं एक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। मैंने कहा ना टेलीस्कोप के, तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। आँख के विपरीत न्यूनतम कोण द्वारा, ठीक है। ये देखिए बहुत दूर स्थित दो तारे, ठीक है, बहुत दूर स्थित दो तारे, दूरदर्शी के बहुत दूर स्थित दो तारे, क्वेश्चन है गिवन है, वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़े ही नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन है जब आप ये रिजोल्यूशन पावर पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो आप देखिए बहुत दूर स्थित दो तारे
दूरदर्शी के अभिदर्शक पर चाप के 1 सेकंड का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, चाप के 1 सेकंड का कोण बनाते हैं, इसका मतलब आपको एंगल दिया है अल्फा। जब आप दो तारों को एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं, देखने पे वो जो एंगल बन रहा है, एक तारा यहाँ पे तो स्टार है, तो स्टार की तरह बना दूँ, और मुझे आता भी नहीं है कैसे बनता वो, बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, जैसा ही बना देख लेना। ठीक है, 2 स्टार है, ठीक है, लग तो नहीं रहे लेकिन मान लीजिए ये इस तरह से टेलीस्कोप है हमारे पास। इस टेलीस्कोप के ऊपर क्या बना रहे हैं, आप इससे देख रहे हो। ठीक है, तो इस पर जो एंगल बना रही है अल्फा है। समझ पा रहे हो ना, मैंने आपको डायग्राम बनाया था जब आपको ये बताया था, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, और कितना बना रहे हैं, ये कह रहे हैं चाप के 1 सेकंड का कोण बनाते हैं। 1 सेकंड है ना, मिनट नहीं है, सेकंड। तो सेकंड का मतलब क्या है, अगर आप उसको डिग्री में बदलोगे तो क्या होगा, 1/360 डिग्री। हाँ, 360 क्या, 3600 है ना, क्योंकि देखो नीचे क्या करोगे, 60 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 × 60 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके सेकंड में बनेगा। सेकंड को अगर आप किसमें बदलोगे, सेकंड को आप डिग्री में बदलोगे, क्या लिखोगे, 1/3600 है ना, 3600 मतलब 3600। ठीक है, ये आपके पास हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, अभिदर्शक के आवश्यक व्यास की गणना कीजिए। ये जो है ये कितना होना चाहिए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। अभिदर्शक के, अब दिमाग में रखना, अभिदर्शक बोला ने कि, अभिदर्शक बोला है ने कि सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में एक्स जो होती है वो त्रिज्या होती है, और अभिदर्शक में ए जो लेते हैं वो क्या होता है, वो व्यास होता है। ठीक है, वो दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए आगे। फिर अभिदर्शक के व्यास की यानी कि डायमीटर की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ताकि दोनों तारे विभेदित दिखाई सके, दोनों तारे क्या दूर दूर दिखाई कर सके। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी विभेदन क्षमता की, है ना, विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या, विभेदन सीमा है ना, विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन सीमा अल्फा होती है, यानी कि इसको रिजॉल्विंग अगर लिखें, लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, वो क्या होती है, अल्फा, मैंने आपको लिखा था। और ये किसके बराबर है, यानी कि जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल कैसे बनता है, फिर मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ये किसकी बात है, टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लिखवाया होगा वहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास होती है। अब इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना, ए अल्फा और लैम्डा गिवन है क्या, लैम्डा इसमें गिवन, देखते हैं लैम्डा दिया क्या, हाँ लैम्डा दिया है, ब्रैकेट में लिखा है, प्रकाश की प्रभावी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 5500 होता है। लैम्डा भी दे रखा है, तो कितना है, 5500 अंगस्ट्रॉम। अब बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन, करना क्या था, करना ये है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.22 अपॉन लैम्डा करना है, सॉरी अल्फा करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़े तब तो पता कितना अटपटा लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी देखा है, लेकिन है कितना ईजी। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें मैंने करवाई, ताकि आपको ये अटपटे नहीं लगे, ये बड़े ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के अब एक समस्या और, क्या समस्या, कि यहाँ कभी डिग्री में रखते हैं क्या अपन, जब भी किसी क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं, इसको किस में बदलते हैं, रेडियन में बदलते हैं। तो रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा जो है वो रेडियन में कितना होगा, किसी भी एंगल को, किसी भी थीटा को, डिग्री को रेडियन में बदलते क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, π/, ये इंटू ये। ठीक है, आगे समझ में। तो कुल मिला के जो है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1.22, लैम्डा कितना है आपके पास, 5500, अच्छा 8 कर देते हैं, क्योंकि 2 जीरो वहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 10⁻⁻10 से डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा में क्या होगा, पाई तो यहाँ रहेगा और बाकी सब ऊपर चला जाएगा। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, तो आप कैलकुलेशन कर लें। इसका 3.14 वैल्यू रख दें, तो ए आप लास्ट में फाइंड आउट करोगे तो ए कितना आ जाएगा, ए जो आपको मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ, ये मिलेगा आपको 13.85 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आप टेलीस्कोप यूज़ करोगे, उसका जो अभिदर्शक लेंस है, सामने वाला लेंस, उसका जो डायामीटर है वो कम से कम इतना होना ही चाहिए, तभी जाके आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों को अलग अलग देख सकते हो, वरना अलग अलग नहीं देख पाओगे। ठीक है, आगे समझ में है ना, हो गया। तो ये जो है, ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहेंगे।
ठीक है। इसी तरह से अगर ग्रेटिंग का देखें, टाइम है अपने पास, वैसे एक क्वेश्चन ग्रेटिंग का भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं वैसे तो। एक क्वेश्चन मैं ग्रेटिंग का भी करवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि क्वेश्चन करना कैसे है ना, क्योंकि फॉर्मूला आते हुए भी जो आप देख रहे हैं, फॉर्मूला आने से कुछ नहीं हो रहा, फॉर्मूला आने से नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालने क्वेश्चन से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पारगमन ग्रेटिंग की चौड़ाई, पारगमन ग्रेटिंग की चौड़ाई आपको दे रखी है ना, और पारगमन ग्रेटिंग की चौड़ाई 2.5 सेमी है, उस पर कम से कम प्रति सेकंड कितनी रेखाएं खींची होनी चाहिए कि वह सोडियम की 58-90 एंगस्ट्रॉम तथा 58-96 एंगस्ट्रॉम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभेदन द्वितीय कोटि के स्पेक्ट्रम में कर सके। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने पे बड़ा बहुत मुझे मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, है ना, लेकिन है बड़ा सिंपल सा। अब क्या कह रहे हैं, विभेदन कर सके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि विभेदन करने का मतलब ये है कि आपके पास जो है जो रिजोल्विंग पावर वाला है उस फॉर्मूले में जाना है। नाम किसका दिया है? ग्रेटिंग का, तो ग्रेटिंग वाले रिजोल्विंग पावर वाले फॉर्मूले में। ठीक है। किस किस दोनों में करना है? तो एक तो आपके पास लेमदा 1 है, वो है 5890 एंगस्ट्रॉम, और एक लेमदा 2 है 5896 एंगस्ट्रॉम। ये दो है कि मिनिमम इनके बीच में जो है वो डिफ्रैक्शन जो है, मतलब वो पैटर्न जो बनना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है। कितने ऑर्डर तक? तो लिखा है कि सेकंड ऑर्डर, तो इसका मतलब ये एन जो स्मॉल लेते हैं, क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में आपको जाना है? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो ये किस में जा रहा है? सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन में। फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा, ग्रेटिंग की चौड़ाई, ग्रेटिंग की चौड़ाई मतलब ये, इससे मान लीजिए ग्रेटिंग होती है इस तरह की, तो ये पूरी चौड़ाई दे रखी है इसमें। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपको दे रखी है ग्रेटिंग की चौड़ाई। उसके साथ साथ क्या दे रखा, पूछा क्या है? ये एन पूछा है कि कितनी रेखाएं इसमें होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर में कितनी रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है। कितनी रेखाएं होनी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ से आप देखिए, ग्रेटिंग के लिए विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर, बताइए, लेमदा अपॉन डी लेमदा। ठीक है। लेमदा अपॉन डी लेमदा इज इक्वल टू एन एन। लेमदा कितना होगा? डी, अच्छा डी लेमदा कितना होगा, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंशिएशन करना है, तो डी लेमदा क्या हुआ? लेमदा 2 माइनस लेमदा 1 दैट इज 6 एंगस्ट्रॉम। अब लेमदा कितना लोगे? तो लेमदा हमेशा लेना है इन दोनों का एवरेज। क्या लेना है? इन दोनों का एवरेज। तो आया नया कंसेप्ट यहाँ से। मैंने आपको क्या कहा था? क्वेश्चन जब आप करोगे और जब आप फॉर्मूला देखोगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ऑप्टिक्स के अंदर, जब ये डिफ्रैक्शन वाली बात मैं करता हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है इन पे। ठीक है। तो जब ये ऐसा केस आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है? इन दोनों का एवरेज लेना है। अब एवरेज दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 का डिफरेंस है, तो ये 3 इधर बढ़ा दो, थोड़ा सा आप क्या लगा सकते हो? सिंपल मैथमेटिक्स भी लगा सकते हो। ये आपको क्या मिल जाएगा? यार मैं बार बार यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगस्ट्रॉम के ऊपर जाएगा, है ना। आ गया लेमदा, लेमदा डी लेमदा आ गया। एन आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमदा अपॉन एन डी लेमदा। लेमदा कितना है? 5893 इंटू 10⁻⁻10, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे, तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी करीब करीब 492। ठीक है। कितनी मिलेगी? 492। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? प्रति सेंटीमीटर कितनी मिलेगी? ये तो क्या है कि इस टोटल डिफ्रैक्शन में इतनी होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या आएगा? प्रति सेंटीमीटर लाइनें। तो प्रति सेंटीमीटर यानी कि 2.4 सेंटीमीटर में इतनी लाइनें होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? ये वाली। इससे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 197, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 197 प्रति लिखा हुआ, यानी कि 197 लाइन क्या होनी चाहिए? प्रति सेंटीमीटर होनी चाहिए। तब जाके क्या कर सकते हो आप? इसमें डिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चतुर्थांश प्लेट हो गया,
और ब्रूस्टर का लॉ है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मेलस का जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं, पोलराइजर, एनालाइजर, पोलराइड वगैरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से पढ़ने वाले हैं। और सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो हम वहाँ से, सिंपल सा पोलराइड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाता है, उसका रीज़न है वो मैं आपको कल उस दिन कल वाले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डिफ्रैक्शन का वाला पैटर्न खत्म होता है और इसी के साथ जो है आपका ऑप्टिक्स का मैक्सिमम पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। करीब 2 वीडियो में आगे वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ आपकी ऑप्टिक्स इस वीक में यानी कि रक्षाबंधन से पहले खत्म हो जाएगी। और रक्षाबंधन के बाद 2-3 दिन हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी रहूँगा तो वीडियो नहीं बनाऊँगा। ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, मंडे से, है ना। तो मंडे से हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और मंडे के बाद में जो है थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैं 1 वीक से लेके, हाँ 1 वीक में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी ट्रिक जो है स्टैटिकल और थर्मोडायनेमिक्स की मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे और 1 मिनट के अंदर आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं रक्षाबंधन।